चलो जाइए बच्चों, देखिए आज सेल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए ज्यादा करंट के लिए हम सेल्स को, सेल होता क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को बदल दे विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल दे वो सेल है। हर एक सेल में मैंने कल बताया था 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है। जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो एक तो ईएमएफ है और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक ईएमएफ ऑफ द सेल है, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। ईएमएफ ऑफ द सेल मैंने कल आपको बताया था क्या है। ईएमएफ ऑफ द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में सेल सहित फ्लो करवाने के लिए, यानी कि घुमाने के लिए, ये सेल जितना एनर्जी खर्च करता है वो उसका ईएमएफ है, वो उसका ईएमएफ। बात समझ में आ गई? दूसरे तरीके से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। जबकि सेल से कोई धारा ना ली जा रही हो, यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही तो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस पीटी व्हेन I is equal to 0, यदि कोई धारा नहीं ली जा रही तो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी ईएमएफ है। ठीक है, जब सर्किट से कोई करंट नहीं ले रहे हैं तो उसके बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह भी ईएमएफ ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 2 तरीके हैं डिफाइन करने। एक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये इलेक्ट्रोलाइट है, यहां से यहां तक चार्ज को फ्लो होना होगा, तो जितना रेजिस्टेंस 2 इलेक्ट्रोड के बीच में होगा वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट के सीरीज में जुड़ा होता है। सर्किट देख लेते हैं। मान लिया ये हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ये एक रिओस्टेट है, ये हमारा एक सेल है, सेल के साथ एक छोटा सा ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, ये की लगी है, और ये अमीटर लगा है, और ये वोल्टमीटर यहाँ जुड़ गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये RH है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये स्मॉल r है, ये E है, सेल है। तो पता चल गया सेल के साथ सीरीज में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, इट इज वेरी लेस। अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है सेल आपका खराब हो रहा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने लगा है तो सेल इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कि जो उसका एनर्जी है वो उसके अंदर ही खर्च हुआ जा रहा है, तो बाहर वो एनर्जी नहीं दे पा रहा। बात क्लियर हो गई? तो अब हम इनके ग्रुपिंग के बाद, ग्रुपिंग का जरूरत हमें क्यों पड़ता है। मान लिया हमारे पास एक सेल है, ये सिर्फ 5 वोल्ट दे सकता है, और मान लिया 3 एम्पियर करंट दे रहा है। हमें कहीं पर ऐसा ही हमारे पास एक दूसरा सेल भी है, वो भी 2 एम्पियर सपोज करंट दे रहा है, और ये 3 वोल्ट है। तो हमें इन्हें किस तरह से कंबाइंड करें कि हमें 6 वोल्ट 6 एम्पियर करंट मिलने लगे। ये डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह से सेल जोड़े हैं, और साथ ही साथ उनका जो एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस का कंपैरिजन है वो कैसा है। किस किस पर निर्भर करेगा कि हमने सेल किस तरह से जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े हैं, और साथ ही साथ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस तरह के हैं, कौन बड़ा है, इंटरनल बड़ा है, एक्सटर्नल बड़ा है, कौन बड़ा है, या दोनों बराबर है। यानी कि कंपैरिजन ऑफ
इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन? आंतरिक प्रतिरोध किसका? सेल का। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन? जो हमने लगाया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई भी अप्लायंस हो सकता है, जैसे बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, जैसे फैन है उसका रेजिस्टेंस होगा, जैसे टीवी है उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो वो सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो आप अप्लायंसेस, जो आप बाहरी उपयोग की चीजें उसमें लगा रहे हैं, वो करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कंपैरिजन कैसा है, कौन बड़ा है। इस बात पर यह निर्भर करेगा कि हम सेलों को कैसे जोड़ें। सेल जोड़ने की क्यों आवश्यकता है? अपनी इच्छा अनुसार जितनी करंट की हमें जरूरत है वो प्राप्त करने के लिए, पहली बात। ठीक, कोई दो छोटे सेल या दो बड़े सेल दिए जा सकते हैं। इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सेलों का कितना है और किसके अक्रॉस हम इन्हें लगा रहे हैं जिसमें हमें करंट प्राप्त करनी है। दो फैक्टर इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग, देखते हैं। पहला है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में मान लिया ये रेजिस्टेंस है, वो सेल है, ये हमने फिर कनेक्ट ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हुए बैक टू बैक। छोटा सा जो दिखा रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ से आइए, सॉरी वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये आर है, ये ई है, ये स्मॉल आर है, ये ई है, ये स्मॉल आर है, ये ई है, ये स्मॉल आर है। ऐसे ही थोड़ा सा रखना है, ये ऐसे ही चलते गए दूर तक। ये आर सपोज एन सेल है, ऐसे जुड़े हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये बाहरी प्रतिरोध है, बाहरी प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये ईएमएफ, ये सेल है, ये उसका ईएमएफ है। अब हमें ये देखना है किस तरह से हमें इसे यूज करेंगे। एन सेल है, राइट। तो कुल धारा बराबर होगी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कुल ईएमएफ यानी कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। टोटल ईएमएफ कितना है? E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन, ये आ गया एन, और ये आ जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर। कैसे हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये से ये वाला इसके साथ सीरीज में सब सीरीज में जुड़े हैं। तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस स्मॉल आर हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो टोटल हो जाएगा आई बराबर है। तो करंट हमारा प्राप्त हो गया I बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, राइट। ये हमारा इतना करंट हमें प्राप्त हुआ। हम चाह रहे हैं ज्यादा करंट प्राप्त हो क्योंकि हमने एन सेल जोड़ दिए हैं। तो अगर हम किसी तरह से इसे हटा सकें तो जो रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है उसका n टाइम्स प्राप्त हो, वो करंट जो प्राप्त हो रहा है उसका n टाइम्स प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ऐसा कहें कि R बहुत बहुत बड़ा है NR से, तो इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। I बराबर हो जाएगा n टाइम्स E अपॉन R। जो एक सेल से धारा प्राप्त हो रही थी उसका n गुना प्राप्त होगी
अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ये वाला कॉम्बिनेशन बेहतर होता है जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम और बाह्य प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, तभी तो ये आया ऐसे यहां से। तो ये एप्लीकेबल होगा इंटरनल लेस, आंतरिक कम बाह्य ज्यादा। तो आंतरिक कम बाह्य ज्यादा में ये प्राप्त हो सकता है। बात क्लियर हो गई? आंतरिक कम होना चाहिए और बाह्य ज्यादा होना चाहिए। जहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं वहां पर ये एप्लीकेबल है। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा आप टॉर्च में देखते हैं, टॉर्च के सेल 3 सेल लगाए, उसमें एक बल्ब लगाया तो बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है और सेलों का प्रतिरोध कम है, इसलिए हम इसे सीरीज में लगाते हैं और हमें ज्यादा धारा प्राप्त होती है और हमारा बल्ब तेजी से ग्लो करता है। बात क्लियर हो गई? ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। बात क्लियर है? अब हम एक दूसरे कॉम्बिनेशन पर आते हैं, वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या है? सेल इस तरह से जुड़े होते हैं, आप समझ गए होंगे। 2 पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सारे के सारे सेल जुड़े हैं, उनका पॉजिटिव टर्मिनल, सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से जुड़ा है और सभी का नेगेटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से जुड़ा है। दोनों एक ही 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये। पॉजिटिव टर्मिनल सबके एक साथ, नेगेटिव टर्मिनल सबके दूसरे साथ, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका ई आर है और ईएमएफ ई है। और मान लिया ऐसे एम सेल जुड़े हैं, एम सेल, नंबर ऑफ सेल्स एम। चलिए, तो I बराबर होता है कुल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कुल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो कुल ईएमएफ, तो दोनों सब एक ही पॉइंट पर जुड़े हैं तो टोटल ईएमएफ तो ई ही रहेगा, वो तो ऐड होगा नहीं, एक ही पॉइंट्स के बीच में अलग अलग है। अब ये जो है ये पैरेलल में जुड़े हैं। पैरेलल में जुड़ने के लिए 1/r डैश कह दिया इक्वल टू 1/r प्लस 1/r अप टू m/r तक जाएगा, तो r डैश इक्वल टू आ जाएगा r/m, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आया r/m। ये r/m इसके साथ सीरीज में जुड़ा है, r/m इसके साथ सीरीज में जुड़ा है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं? सीधे जुड़ते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं? सीधे जुड़ते हैं। या कौन है, किसे बुलाने आए हैं? मैम मंगा रही है। ये कोई भी मैम मंगाए, ठीक है, कोई भी किसी को बुलाना नहीं है, किसी को उन्हें जाकर मना करके आइए। ये क्लास वो क्लास नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखें क्या, ये देखिए क्या है, ये स्मॉल, ये यहाँ आ गया r प्लस यहाँ आ जाएगा r/m, r/m। तो इसे ऐसे कर लीजिए, c/mr प्लस r
अपॉन एम, तो आ जाएगा एम इंटू ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस ऑफ आर दैट इज आई। ये आ गया। अब यहां से फिर एनालिसिस करेंगे इसका, फिर विश्लेषण करेंगे। क्या विश्लेषण है ये? कब, यदि अगर यहां पर एम आर बहुत छोटा हो जाए स्मॉल आर से, एम आर बहुत छोटा हो जाए स्मॉल आर से, तो जो करंट प्राप्त होगी वो आई बराबर होगी एम टाइम्स ई अपॉन आर, यानी कि एक सेल का एम गुना हो जाएगी। तो यहां पर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन उस स्थिति में बेहतर रहता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बहुत कम हो। उस केस में हमें पैरेलल ग्रुपिंग ठीक रहती है। तो लिख, हम इसे जान सकते हैं, यदि एक्सटर्नल कम है इंटरनल से, तो ये ग्रुपिंग उस केस में प्रभावी है। पहला हमने बताया था वो कंडीशन दूसरी थी, अभी जो हम बता रहे हैं वो कंडीशन दूसरी है। पहले में हमने बताया था क्या, एक्सटर्नल ज्यादा हो इंटरनल से, अब बता रहे हैं क्या, एक्सटर्नल कम हो इंटरनल से। तो दोनों ग्रुपिंग का जो एप्लीकेशन है या कहां पर वो अप्लाई की जाएंगी उनका सिनेरियो अलग अलग है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रुपिंग किस कंडीशन में, मान लिया कि कोई एक परिपथ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सेल्स का बेहतर होगा वो आपको ये बताना होगा। अब जरूरी नहीं है कि सीरीज या पैरेलल हो, कुछ मिक्स भी हो सकते हैं, कुछ पैरेलल में हो सकते हैं, कुछ सीरीज में हो सकते हैं। उस केस में क्या होगा देखते हैं। बात समझ में आ गया इतना? अब आगे चल रहे हैं, इसे हमने हटा दिया, ये हट गया। अब हम एक ग्रुपिंग लेते हैं जो डिफरेंट है, जरा देखें। आज हरप्रीत नहीं आई है क्या? ये देखिए, ये क्या बनाया हमने, इसमें ये लाइन है, ये रो है, हर एक रो में n सेल है और ऐसी कितनी रो है, m रो है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या होगा, क्या बता रहे हैं, कितनी रो है, हर एक रो में n सेल है, कितनी रो है, m रो है। अब देखते हैं व्हाट विल हैपन, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल, कुछ जो है सीरीज में है और कुछ पैरेलल में। पहली रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो में कितने हैं, हर एक का ईएमएफ n, हर एक रो का, हर एक रो का ईएमएफ n, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस
NR, ठीक है। ऐसे NR M जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल R डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/NR प्लस 1/NR, कहाँ तक जाएगा M/NR तक, तो R डैश का वैल्यू आ गया NR/M, कितना आ गया NR/M, कितना आ गया NR/M। बात क्लियर हो? अब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस NR/M, ठीक है। अब करंट निकालें, I बराबर होगा टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF हुआ NE, क्योंकि इधर तो NE रहेगा, एक का जो है ये आ जाएगा R प्लस NR/M, तो इसे थोड़ा सही कर लें, बीच में लिख रहे हैं, ये I बराबर आ जाएगा, M ऊपर पहुंच जाएगा, एलसीएम लेने के बाद MNE अपॉन MR प्लस NR, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो टोटल करंट है, वो आ गया इतना, जबकि हमारे पास जो ग्रुपिंग है सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। कौन सी? मिक्स्ड। अब ये कब बेनिफिशियल होगा? ये बेनिफिशियल होगा जब दोनों नीचे वाले बराबर हो जाए, यानी कि ये हमें पता लगने लगे जब NR बराबर हो जाए MR के, यानी कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस दोनों लगभग बराबर हो, उस केस में ये मैक्सिमम करंट देगा, राइट। तो हमने ये सीखा कि हम सेल्स को किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है बताओ? सेल्स को ग्रुप बना के क्या, उसका नाम क्या है? श्रेणी क्रम। वेरी गुड। आप बताइए, जब बहुत सारे सेल जोड़ ले तो क्या बनता है? सेलों का समूह। आप बताइए सेलों के समूह को क्या कहते हैं? जी नहीं पता। वेरी गुड। लास्ट लड़की बताया, बिल्कुल इस क्लास का आखिरी, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बोलिए। बहुत बढ़िया। इधर से उसी लाइन में थर्ड बताएं, फोर्थ आप बताइए। यस, आप बताएं सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इज गिवन? कौन बोला? ये खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। पढ़ाते पढ़ाते सारा कार्य समाप्त हो गया, तुम्हें यही नहीं पता कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और मैंने पहले दिन से चिल्ला रहा हूं कि बैटरी और सेल में क्या फर्क है? बैटरी सेलों का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो इससे ये ज्ञात होता है कि बच्चों का शरीर तो यहाँ है, दिमाग कहीं और है, यानी कि कंसंट्रेट होकर आप मेरी बातें नहीं सुनते। मुझे उछल कूद मचाने से बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर मैडम? ये बंद कर दीजिए। बात समझ में आई या बात नहीं आई? इज इट क्लियर?